नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही आपसे अनाउंसमेंट की थी कि हम PHU, BSc मैथ्स और BSc AG के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का डिटेल्ड सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज PHU BSc मैथ्स 2019 के पेपर को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो इसमें हम केमिस्ट्री सेक्शन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये ऑनलाइन मोड से निकाला हुआ पेपर है। यहाँ पर आप देख सकोगे कि यहाँ पर जो सेक्शन टाइप है वो ऑनलाइन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है ये। क्वेश्चन नंबर 51 है, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन के लिए इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन में दोस्तों होता क्या है, जब आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो डेल्टा H मिक्स होता है, डेल्टा H मिक्स जो होता है वो 0 होता है और डेल्टा V मिक्स जो होता है वो 0 होता है। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी आपकी 0 होगी और चेंज इन वॉल्यूम आपका 0 होगा। चेंज इन वॉल्यूम आपका 0 होगा। मतलब अगर कोई आइडियल सॉल्यूशन है और आप उस आइडियल सॉल्यूशन में कोई और सॉल्यूशन मिलाते हो तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो तो चेंज करेगा। मतलब वहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वॉल्यूम अपने आप से चेंज नहीं करेगा और चेंज इन एंथैल्पी मतलब यहाँ पर एनर्जी जो हीट है उसके अंदर वो भी चेंज नहीं करेगी। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो उसका यही कंडीशन है कि डेल्टा H मिक्स और डेल्टा V मिक्स दोनों 0 के इक्वल होता है। यहाँ पर नाइदर एक्सपेंशन, डेल्टा V मिक्स मतलब नाइदर एक्सपेंशन नॉर कॉन्ट्रैक्शन, नॉर कॉन्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 52 देखें दोस्तों। द वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विथ टेम्परेचर फॉर इक्विलिब्रिया H2O, ये I मतलब ये आइस के स्टेट है, H2O गैस कैन बी स्टडीड बाय। दोस्तों, ये जो वेपर प्रेशर का वेरिएशन है इसको हम लोग क्लैम्पियन इक्वेशन के थ्रू पढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसको अगर मैं डिटेल में बात करूं इसके लिए तो इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम इसकी बात करेंगे और इक्विलिब्रियम चैप्टर हम पढ़ेंगे हमारी लेक्चर सीरीज़ में। तो हमारी आप लेक्चर सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें। अगला क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। एन एक्वस सॉल्यूशन हुज pH इज 0 विल बी। एक्वस सॉल्यूशन में pH का मतलब होता है H+ आयन कंसंट्रेशन, H+ आयन कंसंट्रेशन और H+ आयन कंसंट्रेशन और pH का मतलब होता है माइनस लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर pH का वैल्यू 0 के करीब है, 7 के अंदर रहता है तो जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक होता है, 7 के इक्वल रहता है तो वो न्यूट्रल होता है और 7 से ज़्यादा होता है तो वो बेसिक होता है। तो यहाँ पर pH 0 है तो जो सॉल्यूशन होगा वो आपका एसिडिक होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, द T हाफ ऑफ अ रिएक्शन इज डबल्ड एज द इनिशियल कंसंट्रेशन इज डबल्ड, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। T हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में रिलेशन होता है कि T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन का n/1। n/1 का मतलब यहाँ पर होता है A0 का मतलब होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन और जो n होता है वो आपका होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो वो कह रहा है कि T हाफ का वैल्यू डबल होने पर, इनिशियल कंसंट्रेशन डबल होने पर T हाफ का वैल्यू डबल हो जाता है। इसका मतलब T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन है और ऐसा तभी हो सकता है दोस्तों जब n का वैल्यू आपका 0 हो जाए। n का वैल्यू 0 होगा तो ये
ए नॉट पावर 1 हो जाएगा, ए नॉट ऊपर चला जाएगा और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की कंडीशन हो जाएगी, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों, कोरोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कोरोजन इनमें से किसका एग्जाम्पल होता है? रिडक्शन, इफ्यूजन, इरोजन एंड ऑक्सीडेशन। तो कोरोजन जो दोस्तों होता है वो ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल होता है। कोरोजन में आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है आयरन सरफेस के ऊपर, इसका जनरल फॉर्मूला होता है F2O3 इंटू XH2O। क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों, द एडियाबेटिक प्रोसेसेस आइसोक्रोनिक, आइसोबारिक, आइसेनथैल्पिक, आइसेंट्रोपिक। दोस्तों जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है वो आइसोएंट्रोपिक होता है। एंट्रोपी जो होती है वो सेम रहती है एडियाबेटिक प्रोसेस में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल इज। एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का पूछा है 2s ऑर्बिटल में, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है। एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट अंडर L इंटू L+1 H/2π। यहाँ पर जो L होता है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है 2s की कंडीशन के लिए। 2s में n = 2 है आपका, और s है SPDF के लिए जो L का वैल्यू होता है वो 0, 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली होता है। तो यहाँ पर 2s है और s के लिए वैल्यू 0 होगा, तो यहाँ पर आप 0 रख देंगे तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो आपका आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो आइसोटोप इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर की ट्रीटमेंट के में इनमें से किस आइसोटोप का इस्तेमाल होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर रेडियो आइसोटोप ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए कोबाल्ट 60 नाम के रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल होता है कोबाल्ट 60 का रेडियो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 है, कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इथाइलिन के फॉर्मेशन में चेंज और इंथैल्पी का चेंज आपको निकालना है। यहाँ पर पहले कार्बन का ऑक्सीडेशन करा के कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म की गई, तो उसका चेंज इन इंथैल्पी आपको दिया हुआ है। उसके बाद आपका हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करा के वाटर फॉर्म किया गया है, तो उसका चेंज इन इंथैल्पी दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर इथिलीन का ऑक्सीडेशन कराकर CO2 और H2O बनाया गया है और उसका चेंज इन इंथैल्पी दिया हुआ है, और आपको फॉर्मेशन बनाना है। ठीक है, इसको दोस्तों इसमें ऐसा होता है, इसको करने के लिए आप क्या करोगे, जो थर्ड इक्वेशन है उसको आप रिवर्स कर दोगे। थर्ड इक्वेशन को रिवर्स करने का मतलब है कि आप 2CO2 + H2O लिख दोगे और उससे बनाओगे आप C2H4। अगर किसी रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाता है तो उसकी जो चेंज इन एंथैल्पी होती है वो हो जाती है पॉजिटिव, मतलब वैल्यू तो वही रहती है मगर साइन चेंज हो जाता है, वो हो जाती है पॉजिटिव। ठीक, अब फर्स्ट इक्वेशन को आप पकड़ लो। फर्स्ट इक्वेशन कहता है यहाँ पर आपका CO2 बनता है, डेल्टा H आपको दे रखा है इतना, इसमें आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें और 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 3, और ये भी आपका ट्वाइस हो जाएगा। तो जब आप किसी केमिकल इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी चेंज इन एंथैल्पी को भी
उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स डेल्टा एच जो पहले गिवन था। ठीक, अब आपकी जो तीसरी इक्वेशन है H2 प्लस हाफ O2 टेंड्स टू H2O, इसमें आपको चेंज इन एंथैल्पी दी थी -286.2 किलो जूल। अब इसमें आप क्या करोगे कि यहाँ पर भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 2H2 प्लस O2 टेंड्स टू 2H2O। तो सिमिलरली डेल्टा H जो होगा इसके लिए भी गिवन वैल्यू का ट्वाइस हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन आई है, अगर आप तीनों को ऐड करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, आप तीनों को ऐड करोगे तो CO2 से CO2 कट जाएगा। ठीक, आपका यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 2C प्लस 2O2, इन दोनों को ऐड करोगे तो प्लस H2O इज इक्वल टू C2H4। और इसके बाद आप क्या करो कि अब इसमें तीसरी इक्वेशन यानी कि 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O को भी ऐड कर लो। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2C प्लस 2H2 प्लस 3O2 2O2 प्लस H2O will be equal to C2H4। यहाँ पर हाइड्रोजन आपका बैलेंस है और कार्बन आपका बैलेंस है। अब इस जो फॉर्मेशन का फाइनल रिएक्शन आपको मिला है, तो दोस्तों जो आपकी वैल्यू आई है यहाँ पर आप डेल्टा चेंज इन H निकालोगे तो चेंज इन जो एंथैल्पी होगा वो तीनों का ऐड हो जाएगा और तीनों को जो ऐड कर लोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 51.4 किलो जूल। मैंने आपको स्टेप समझा दिए हैं, इन स्टेप्स से आप सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 51.4 किलो जूल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 है, द EMF ऑफ सेल, ये सेल आपको बना के दिया हुआ है, इनकी स्टैंडर्ड पोटेंशियल गिवन है रिस्पेक्टिवली और हमको पूरे सेल का निकालना है EMF। तो EMF निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग के अंदर होता है कैथोड का कंसंट्रेशन अपॉन एनोड का कंसंट्रेशन, ये फॉर्मूला यूज होता है। अब यहाँ पर E नॉट ऑफ जो सेल हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 0.8 माइनस 0.56, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.8 प्लस 0.76 यानी कि 1.56 वोल्ट। यहाँ पर n मतलब चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँगा तो आपको रिस्पेक्टिव इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर Zn जो है वो आपका Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है और Ag जो प्लस है ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर आपका Ag बन रहा है। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो ये इक्वेशन आपकी फाइनल बनेगी Zn प्लस 2Ag प्लस टेंड्स टू Zn2 प्लस 2Ag। यहाँ पर जो n का वैल्यू है वो 2 आ जाएगा और कंसंट्रेशन का वैल्यू आप यहाँ पर रख पाओगे, Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन ऊपर और यहाँ पर Ag प्लस का कंसंट्रेशन का स्क्वायर करके नीचे। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी जो EMF की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 1888 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स मिसल्स अबव अ सर्टेन कंसंट्रेशन। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मिसल्स फॉर्म करता है? मिसल्स दोस्तों सेटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये जो होता है ये मिसल्स फॉर्म करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों, द पीएच ऑफ 0.0005 मोलर कैल्शियम एसीटेट इज इफ पीके इज गिवन। पीके का वैल्यू दिया हुआ है और आपको पीएच पूछा है, तो पीएच और पीके में रिलेशन होता है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, ये होता है उसका फॉर्मूला। ये सॉल्ट अपॉन एसिड मतलब सॉल्ट का कंसंट्रेशन अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर सॉल्ट की बात का कंसंट्रेशन नहीं दिया, उसको 100 कर लेंगे, एसिड का कंसंट्रेशन आपको गिवन है, पी के वैल्यू आपको गिवन है, तो पीएच का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे। पीएच का वैल्यू अगर आप फॉर्मूले पे वैल्यू रख के कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 8.22, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AS2S3 इज 2.8 इंटू 10⁻⁻72। व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर ऑफ AS2S3। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देखिए, सॉल्युबिलिटी पूछा है आपसे, तो सबसे पहले अगर आप इसको पानी में डालोगे तो क्या बनेगा आप देखते हैं। तो ये आपका बनेगा AS3 पॉजिटिव प्लस S2 नेगेटिव, इसको बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 3। अब कंसंट्रेशन अगर इसका S है और इसका S है तो ये 2S फॉर्म कर रहा है और ये बन रहा है आपका 3S। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसका, सॉल्युबिलिटी KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू हो जाएगा आपका 2S का होल स्क्वायर प्लस 3S का इंटू 3S का होल क्यूब। ये आपका हो जाएगा 27 इंटू 4S⁵, ये हो जाएगा 108S⁵। तो 108S⁵ का वैल्यू आपका 2.8 इंटू 10⁻⁻72 है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका 2800 इंटू 10⁻⁻75। अगर आप s की वैल्यू निकालने जाओगे तो ये हो जाएगा 2800 अपॉन 108 का 1/5 और ये इंटू में हो जाएगा 10⁻⁻15। तो यहाँ पर 10⁻⁻15 का जो ऑर्डर में आंसर आएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें केवल एक ही ऑर्डर में वो आंसर है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड यूनिट सेल। द नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको निकालने हैं पर डायमंड यूनिट सेल में। यहाँ इसका आंसर होता है दोस्तों 8, इसका आंसर पीछे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कोगुलेशन पावर विद फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड मतलब हो गया आपका FeF2HO। यहाँ पर किसके सबसे ज़्यादा जो है कोगुलेशन पावर होगी। हार्डी-स्क्वेल्स रूल के अकॉर्डिंग कोगुलेशन पावर उसकी सबसे ज़्यादा उस एनायन की सबसे ज़्यादा होती है जिस पे मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज होता है, मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज होता है। तो इन चारों में से मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज अगर हम इसको डालेंगे पानी में तो ये हो जाएगा आपका FeCN6 2- और ये हो जाएगा आपका FeCN6
ये आपका 3 माइनस होगा और ये आपका 4 माइनस होगा। तो इसमें मैक्सिमम नेगेटिव जो चार्ज है वो इस कंपाउंड के ऊपर है, तो मैक्सिमम कोagulation पावर इसकी होगी सबसे ज़्यादा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस कैटालिसिस का मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट के साथ साथ आपका जो कैटलिस्ट हो वो भी सेम स्टेट में हो। तो सेम स्टेट में किस कंडीशन में होता है, तो सेम स्टेट मतलब अगर वो रिएक्टेंट आपका गैसेस फॉर्म में है तो आपका कैटलिस्ट भी गैसेस फॉर्म में हो, और अगर आपका रिएक्टेंट लिक्विड फॉर्म में है तो आपका कैटलिस्ट भी लिक्विड फॉर्म में हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंट में जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो रिएक्टेंट वहाँ पर आपका जो फॉर्मेशन होगा ये होमोजीनियस कैटालिसिस का सबसे अच्छा एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 67 दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट शॉर्टकी डिफेक्ट। स्कॉटकी या शॉर्टकी डिफेक्ट इनमें से किस में होगा। शॉर्टकी डिफेक्ट होता क्या है मैं आप लोग को बता देता हूँ। शॉर्टकी डिफेक्ट में, इस डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर एब्सेंट। इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर एब्सेंट, मतलब किसी भी क्रिस्टल लैटिस से इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो आपका कंपाउंड होता है, वो क्रिस्टल जो होता है वो इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल हो जाता है मगर उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। तो उसमें आपसे पूछा है कि इनमें से कौन जो है एग्जिबिट करेगा, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है KCl। KCl में शॉर्टकी डिफेक्ट एग्जिबिट होता है। क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों, विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट कंपाउंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस ऑफ शुगर। फोटोसिंथेसिस में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो उसका आंसर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है वो प्रेजेंट होता है लीव्स में अंदर, वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाता है, एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाकर, या फिर उसको आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रूप में प्रेजेंट होता है लीव्स में, और वही आपका फोटोसिंथेसिस को भी कराता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, जिगरनैटा कैटलिस्ट यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ पॉलीथीन इज। जिगरनैटा कैटलिस्ट की बात हो रही है। पॉलीथीन जो होता है वो इथीन के पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की वजह से होता है। इथीन पॉलीमराइज होकर पॉलीथीन बनाता है और उसमें जिगरनैटा कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है, जो एक्चुअल में होता है TiCl3। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, बॉक्साइड इज एन ओर ऑफ। बॉक्साइड किसका ओर है, तो बॉक्साइड आप सब जानते हैं कि ये एल्युमिनियम का ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टी शेप। टी शेप किसमें होगी, टी शेप के यहाँ पर 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक यहाँ पर दिया है, पीछे 3 दिए हुए हैं। दोस्तों टी शेप के का क्या कौन सा एग्जिबिट करेगा, और या फिर ये डिपेंड करता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन पर, और उसके हाइब्रिडाइजेशन को निकालने का वैसे तो फॉर्मूला होता है वो, लेकिन मेरे पास अगर आप हमारी जो लेक्चर सीरीज़ है, लेक्चर सीरीज़ को आप फॉलो करेंगे तो मैं आपको मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में इसका एक ज़बरदस्त फॉर्मूला बताऊंगा, जिसके बाद आप सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन्स को जोड़कर डायरेक्टली उसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर पाएंगे। अभी के लिए इसका जो आंसर है मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं। इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ClF3। क्वेश्चन नंबर 72 है, मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ K4MnCN6। 3 कंपाउंड के मैग्नेटिक मूवमेंट रिस्पेक्टिव दिया है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पूछा हुआ है। दोस्तों इसमें आप बिल्कुल ये चला के मत कीजिएगा कि इसको आप कंपाउंड को तोड़कर यहाँ पर उसका चार्ज देकर जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को निकाले। यहाँ पर
आपको निकालना है मैग्नेटिक मूवमेंट के हेल्प से। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू। यहाँ पर n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस फॉर्मूले पर आप वैल्यू रखेंगे तो रिस्पेक्टिव वैल्यूज आ जाएगी आपकी 145। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट किसकी ज़्यादा होगी, मैग्नेटिक मूवमेंट को आपको मैंने फॉर्मूला बताया अभी भी कि वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। जिसके पास जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर मैं क्रोमियम की बात करता हूँ तो क्रोमियम +3 के फॉर्म में प्रेजेंट है, यहाँ पर आयरन +2 के फॉर्म में प्रेजेंट है। पीछे तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ क्रोमियम की तो यहाँ पर उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d4 4s2। तो यहाँ +3 फॉर्म में उसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इसके में F2 प्लस में के 3d6 के फॉर्म में यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। Zn आपका जो है वो +2 के फॉर्म में, ये 3d10 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। यहाँ आपका कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और यहाँ पर जो है F+3 के फॉर्म में है, +3 के फॉर्म में है तो ये 3d5 कंडीशन है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका मैग्नेटिक मूवमेंट सबसे ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है, सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल सल्फेट्स इन वाटर डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। तो ये आपके एस ब्लॉक के सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। एस ब्लॉक के सेकंड ग्रुप्स के एलिमेंट्स में जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स होती है वो डिक्रीज करती है ऊपर से नीचे आने पर। मतलब जो ऑर्डर है वो MgCa Be बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम और ये होता है। तो इनके जो सल्फेट होते हैं उन ऊपर से नीचे आने पर उनकी सॉल्युबिलिटी घटती है। तो इस ऑर्डर में जो ये चारों होंगे वो ऑप्शन नंबर 1 जैसा अरेंज है वैसे अरेंज होंगे। क्वेश्चन नंबर 75 है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल दिए हुए हैं और उनकी स्टेबिलिटी की डिक्रीजिंग की बात करता है। तो अगर मैं बात करता हूँ किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के ऊपर तो मैं बात करूँगा उनके बॉन्ड ऑर्डर की। उनका बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल करेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जब 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल होते हैं तब उसका वो बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। 14 से बाद एक एक इलेक्ट्रॉन जैसे वो बढ़ता चला जाएगा उसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 घटता चला जाएगा, 1.5। सिमिलरली ऊपर घट जाएगा तो फिर बॉन्ड ऑर्डर आपका 0.5 घटेगा। इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो आपका क्वेश्चन जल्द से जल्द हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है, तो 16 के लिए इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। O2 माइनस में आपके 17 इलेक्ट्रॉन है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा आपका 1.5। O2 प्लस में आपके 15 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। O2 2 माइनस में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसका जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा आपका O2 प्लस का, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल O2 प्लस होगा, फिर O2 होगा, फिर O2 माइनस होगा और फिर O2 डबल माइनस होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बॉन्ड ऑर्डर के साथ साथ, बॉन्ड ऑर्डर अगर आपको याद हो जाएगा तो इसके स्टेबिलिटी के साथ साथ इसके इंटरनल डिस्टेंस
से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं, उनको भी आप सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा हमारी आप लेक्चर सीरीज़ को फॉलो करें। उसके मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में मैं आपको और भी ऐसे फॉर्मूला बताऊंगा जिसके बाद हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना हो, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना हो, या फिर इससे रिलेटेड और भी चीज़ें कैलकुलेट करना हो, वो कैलकुलेट करना आपके लिए आसान हो जाएगा और डायरेक्टली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों, द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल M इन द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है, ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर का सम पूछा हुआ है। तो C2O4 जो होता है दोस्तों वो 2 बॉन्ड बनाता है, En भी 2 बॉन्ड बनाता है, तो En 2 फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा 4। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका जो हो जाएगा वो टोटल हो जाएगा 6। ऑक्सीडेशन नंबर की मैं बात करता हूं तो En का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, Cl का होता है -1 और C2O4 का होता है -2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो जाएगा इसका हो जाएगा 3। तो दोनों का सम आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि BHU के एस्पिरेंट्स जो और हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। क्वेश्चन नंबर 77 है दोस्तों कि AlF3 soluble in HF only in presence of KF, it is due to formation of। तो AlF3 HF में सॉल्यूशन होता है, वो फॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका फॉर्मूला होता है AlF6। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 साइड हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली एस ब्लॉक को का क्वेश्चन है। एस ब्लॉक में मैं आपको और भी फर्दर रिएक्शन बताऊंगा, इसके लिए आप हमारी लेक्चर सीरीज को फॉलो करते रहें। क्वेश्चन नंबर 78 है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इज इन N2 प्लस NO2 प्लस NO3 माइनस एंड NH4 प्लस। दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम लोग सिग्मा प्लस पाई इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करते हैं और फिर कंपेयर करते हैं और वहाँ से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला बिना यूज़ किए, अब बिना फॉर्मूला यूज़ किए हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको जानने के लिए आप हमारी लेक्चर सीरीज़ को फॉलो करते रहें और हम मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग वाले चैप्टर को ज़रूर देखें। इसका डायरेक्ट आंसर मैं आपको बताऊंगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस द वन विच शो जीरो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। जीरो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी किस में होगी? तो जीरो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी दोस्तों डिपेंड करती है, वो आपका वीक लिंकेज है या फिर स्ट्रॉन्ग लिंकेज है। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि H2O जो होता है वो वीक लिंकेज होता है और वीक लिंकेज के केस में D5 कंडीशन में आपका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। तो अब आपको वीक लिंकेज दिख रहा है, अब आपको ढूंढना ये है कि D5 कंडीशन किस में है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, इसका आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये होता है आयरन का, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो ये हो जाएगा 3D5। तो D5 कंडीशन इसमें है तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इसका 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80, इन सॉलिड फेस ऑफ ZeF6 इट एग्जिस्ट कंसिस्ट ऑफ। ZeF6 जो होता है सॉलिड स्टेट में ZeF5 प्लस और F माइनस होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा PCl5 का भी सॉलिड और गैसेस फेज में कभी कभार क्वेश्चन पूछता है। PCl5 किस कंडीशन में रहता है जानने के लिए आप हमारी लेक्चर सीरीज को फॉलो करते रहें। इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि BHU के और भी एस्पिरेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 81 है, SS लिंकेज इज प्रेजेंट इन। SS लिंकेज किसमें होता है? SS लिंकेज दोस्तों यहाँ पर H2SO5 में होता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम इन CH2Cl2 इज। CH2Cl2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो होता है 0। क्वेश्चन नंबर 83, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपेक्टेड टू अंडरगो डायमराइजेशन।
डाईएमराइजेशन इसमें से कौन नहीं करेगा? तो BH3 दोस्तों मैं बता दूं, BH3 डाईमराइज होता है और फॉर्म करता है H2S6। AlCl3 भी डाईमराइज होकर Al2Cl6 फॉर्म करता है। BF3 एक ऐसा कंपाउंड है जो कि डाईमराइज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, द लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इज मार्क्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड? इन चारों एसिड में किसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा? फॉस्फोरस दोस्तों ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कराता है +1 से लेकर +5 तक, और मिनिमम होता है +1। +1 जो है वो फॉस्फेनिक एसिड में शो करता है, फॉस्फेनिक एसिड में। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक? इनमें से कौन सा लीस्ट बेसिक है? तो दोस्तों नाइट्रोजन के अंदर जो होता है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट करके लेविस बेस की तरह बिहेव करता है। तो इनमें से बेस वही होगा जहाँ पर ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उससे डोनेट ना कर पाए। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्लस स्टेट आ गई है, इसलिए यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो लीस्ट बेसिक हो जाएगा आपका 4th। क्वेश्चन नंबर 86 है, क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड एज अ रिएजेंट लेबोरेटरी फॉर टेस्ट ऑफ? क्लोरोफॉर्म इन चारों में से किसके रिएजेंट के टेस्ट के लिए यूज होता है? तो क्लोरोफॉर्म का यूज होता है प्राइमरी अमीन के टेस्ट के लिए। दोस्तों इस तरह के और जो नेम रिएक्शंस होते हैं, नेम रिएक्शंस, रिएक्शन मैकेनिज्म, उन सब पर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा अपनी लेक्चर सीरीज में। तो हमारी जो लेक्चर सीरीज है उसको आप ज़रूर फॉलो करते रहें। क्वेश्चन नंबर 87 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल गिव अमीन फ्रॉम अमाइड? इसके ऑप्शन पीछे दिए हुए हैं, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल गिव अमीन फ्रॉम अमाइड? अमाइड से अमीन को बनाने के लिए NaOH और Br2 का इस्तेमाल किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन द डी, इस रिएक्शन में डी क्या फॉर्म होगा? तो आइए रिएक्शन करवा के देख लेते हैं। CH3 CH2 CH2Cl को जब आप KOH अल्कोहलिक में डालेंगे तब ये आपका फॉर्म करेगा आपका CH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो CH, डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। डबल बॉन्ड को जब HBr में मिक्स करेंगे तो आपको ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2Br। यहाँ पर आपका 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर 2Na रहेगा प्लस Br CH2 CH2 CH3। सोडियम जो होगा वो Br को दोनों ही मॉलिक्यूल्स में से ले लेगा और आपकी चेन डबल हो जाएगी, चेन डबल हो जाएगी और आपका फॉर्म हो जाएगा नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट रिएक्टिविटी फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? इसका ऑप्शन पीछे दिए हुए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट रिएक्टिविटी फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक मतलब होता क्या है? न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग का मतलब हो गया कि वो पॉजिटिव चार्ज लविंग है, पॉजिटिव चार्ज लविंग है। तो पॉजिटिव चार्ज लविंग वो खुद हैं, तो इसका मतलब वो उनके अंदर नेगेटिव चार्ज होगा, या फिर वो न्यूट्रल होंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अमाउंट में होंगे। ठीक, इसके ऑप्शंस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की मैं बात करूंगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन उन कंपाउंड्स में होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो चार्ज है वो रेजोनेंस में चला जा रहा है, यहाँ पर भी एक बल्कि ग्रुप मौजूद है, यहाँ पर भी चार्ज का रेजोनेंस हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो 4 है उसमें अगर आप देखोगे
तो वहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद है, यानी कि 3 क्लोरीन मौजूद है जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे और उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेंगे। तो वो एक अच्छी जगह होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल इन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन के सल्फोनेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है? तो वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम रिएक्शंस वगैरह की आप लोग चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी ऑर्गेनिक लेक्चर की सीरीज़ को फॉलो करें, और इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें ताकि एस्पिरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। The following compound on ozonolysis yields mainly acetaldehyde। acetaldehyde मतलब ये हो जाता है, acetaldehyde जो होता है वो एक्चुअल में ये होता है, इथेनॉल को ही acetaldehyde कहते हैं। तो इथेनॉल इसमें से किसके ओजोनोलिसिस से फॉर्म होगा? तो ओजोनोलिसिस रिएक्शन को हमको कराना पड़ेगा। 2 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, 2 ऑप्शन पीछे हैं, मैं पीछे वाले ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। चारों ऑप्शंस आपको अब दिख गए। तो चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 करेक्ट हो जाएगा, 2 ब्यूटीन। ट्यू ब्यूटीन का जब ओजोनोलिसिस कराएंगे तो ट्यू ब्यूटीन बना लेते हैं पहले। ये आपका 2 ब्यूटीन हो गया। इस ट्यूब ब्यूटीन का जब ओजोनोलिसिस कराएंगे यानी कि O3 से रिएक्शन कराएंगे, तो O3 से रिएक्शन कराने के बाद आप कुछ नहीं करते हैं, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर एक ऑक्सीजन इसको दे देते हैं और डबल बॉन्ड के दूसरी तरफ जो है दूसरा ऑक्सीजन उसको दे देते हैं। तो इसका ओजोनोलिसिस ने कराया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों ही केस में 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं एसिटाल्डिहाइड के। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 92 है, अल्कोहलिक KOH इज यूज्ड फॉर। अल्कोहलिक KOH का यूज कहाँ होता है? तो मैंने अपने एक पिछले क्वेश्चन में भी आपको दिखाया कि अल्कोहलिक KOH का यूज जो होता है वो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में होता है। वो हेलोजन को किसी भी कंपाउंड से निकाल देता है और बदले में वहाँ पर डबल बॉन्ड यानी कि इन का फॉर्मेशन करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, कंपाउंड्स इन विच कार्बन्स यूज ओनली sp2 होगा। यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन नीचे लिखा भी हुआ है। ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इनमें से किस कंपाउंड में सारे कार्बन्स का होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर, 3 पीछे हैं। यहाँ पर आप देखोगे इस कंपाउंड के अंदर सभी कार्बन जो है सिंगल बॉन्डेड हैं, इसका मतलब सब कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। बाकी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 की बात करूं तो यहाँ पर 1 2 3 4 जो कार्बन है वहाँ वो sp3 हाइब्रिडाइज हैं और 2 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं। ऑप्शन नंबर जो 4 है वहाँ पर भी 1 जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, बाकी जो 3 है वो sp2 हाइब्रिडाइज हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है चारों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन का मतलब हो गया कि उसमें डबल बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब होगा कि उसमें सिंगल बॉन्ड है, और sp हाइब्रिडाइज का मतलब होगा कि उसमें ट्रिपल बॉन्ड है। क्वेश्चन नंबर 94 है, द डिसअपीयरेंस ऑफ पर्पल कलर ऑफ KMnO4 इन इट्स रिएक्शन विथ अल्कीन इज नोन एज। अल्कीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं KMnO4 का तो पर्पल कलर गायब हो जाता है। उस रिएक्शन को आप बेयर्स टेस्ट कहते हैं। ये स्पेसिफिक टेस्ट होता है अल्कीन के लिए। इसके बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा और आप हमारे लेक्चर सीरीज फॉलो करते रहें। क्वेश्चन नंबर 95 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव प्रोपाइन। प्रोपाइन इनमें से कौन सा कंपाउंड के हाइड्रोलिसिस पर होगा? तो एक ऑप्शन यहाँ पर है, बाकी 3 पे में नजर डालते हैं। तो बाकी 3 भी यहाँ पर हैं।
तो ऑप्शन नंबर आपका 2 इस केस में करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 96 है, ल्यूकास रिएजेंट है। ल्यूकास रिएजेंट जो होता है वो HCl/ZlCl2 होता है। सारे रिएजेंट्स की भी मैं चर्चा करूंगा और उसके लिए भी आप हमारी लेक्चर सीरीज को फॉलो करते रहें। इसके अलावा आप इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें ताकि एस्पिरेंट्स इसका लाभ उठा सकें। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, हंस-डिकर रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ। हंस-डिकर रिएक्शन में दोस्तों, हंस-डिकर रिएक्शन में हम अल्काइल हैलाइड के फॉर्मेशन का काम करते हैं। अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है हंस-डिकर रिएक्शन में फॉर्मेशन। तो यहाँ पर अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड ये दोनों ही हैलाइड हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, बेस कैटलाइज्ड कंडेंसेशन ऑफ 2 ईस्टर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म एन अल्कोहल एंड बीटा कीटो ईस्टर। इस रिएक्शन जो होता है इसको हम लोग क्लेसन कंडेंसेशन करते हैं। क्लेसन कंडेंसेशन और बाकी नेम रिएक्शंस पर भी मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। इसके लिए आप हमारी लेक्चर सीरीज को फॉलो करते रहें और इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि बाकी एस्पिरेंट्स को भी इसका फ़ायदा मिल सके। क्वेश्चन नंबर 99 है, विच कंपाउंड इज नॉट एन आइसोमर ऑफ अदर 3। तो इसमें से कौन से कंपाउंड्स बाकी ये तीनों कंपाउंड का आइसोमर नहीं है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ इस ऑप्शन की, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन जो है 5 है। इसमें बात करता हूँ तो इसमें जो है नंबर ऑफ कार्बन, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 5 है। बाकी दो ऑप्शंस को देखते हैं। बाकी ऑप्शन नंबर जो 3 है, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन जो हैं ये 6 हैं। सॉरी, यहाँ पर जो नंबर ऑफ कार्बन है वो भी 5 हैं। और जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ऑफ कार्बन जो है 6, बाकी 3 में टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 हैं और इसमें 6 है, यानी कि बाकी 3 जो हैं एक दूसरे का आइसोमर है और ऑप्शन नंबर 4 इसका आइसोमर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए दोस्तों कंडीशन होती हैं, वो नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या होती हैं। पहली नेसेसरी कंडीशन होती है कि जो कंपाउंड होना चाहिए वो होना चाहिए साइक्लिक। आपका साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। इसके अलावा हाकल रूल से वहाँ पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो एक जो डबल बॉन्ड होता है उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इस रूल के अकॉर्डिंग फॉलो होगा उसमें आपका वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 पे जाते हैं, तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब यहाँ पर n⁻1 पे 6 होता है। हाँ, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर आपका 4 है। 4 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड आपका नहीं होता है। लेकिन बाकी दो ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके फिर से 6 हैं, तो और साथ ही साथ अल्टरनेट पोजीशन पे हैं, तो यहाँ पर ये फिर से कंडीशन एरोमेटिक की कंपाउंड की फॉलो करेगा। ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पर फिर 4 है, तो सेकंड और 4 में कंफ्यूज ना होइए दोस्तों। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो कॉन्जुगेशन में जाते रहेंगे और यहाँ पर रेजोनेंस को फॉलो करेंगे, इस वजह से ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा जो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। दोस्तों अभी के वीडियो के लिए इतना ही। BHU BSc मैथ्स के 2019 के फिजिक्स और मैथमेटिक्स के रिस्पेक्टिव वीडियोस भी आपको जल्द से जल्द उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा जो BHU BSc मैथ्स के प्रीवियस ईयर के और क्वेश्चन पेपर्स के केमिस्ट्री के पोर्शन जो हैं वो जो स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है उस पर आते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा और भी एस्पिरेंट्स उठा पाएँ। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है तो हमें टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। उसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। और थैंक यू।